हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 15 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस सीबीआई ईडी डायरेक्टर्स कैन होल्ड ऑफिस अप टू 5 years। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है और उससे गवर्नमेंट ने डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस एक्ट को अमेंड कर दिया है। और इसके अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर जो सीबीआई के डायरेक्टर और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर है उनका टेन्योर 5 साल तक हो सकता है इफ़ द गवर्नमेंट डिजायर्स। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उनका टेन्योर जो है वो 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। करंटली उनका टेन्योर देखा जाए तो 2 साल का है, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो 1 साल का और एक्सटेंशन देती है। लेकिन अब इस 1 साल के एक्सटेंशन को और बढ़ाया जा सकता है ताकि यहाँ पर जो टेन्योर है वो पूरा 5 साल का हो सके। तो यहाँ पर किसको अमेंडमेंट किया गया है, तो डीएसपीई एक्ट और सीवीसी एक्ट को यहाँ पर अमेंड किया गया है टू गिव द गवर्नमेंट द पावर्स टू कीप द 2 चीफ्स इन द पोस्ट फॉर 1 year आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर 2 year टर्म। तो यहाँ पर जब 2 year टर्म्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक और साल का एक्सटेंशन दे सकती है और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है तो थोड़ा और एक्सटेंशन दे सकती है अंटिल 5 years। तो यहाँ पर 5 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो इन द जॉब्स फॉर अप टू 5 years इफ द गवर्नमेंट डिजायर्स। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी अगर करंटली उनका टेन्योर देखा जाए तो यहाँ पर जो सीबीआई के डायरेक्टर और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर है दोनों का ही जो टेन्योर है वो 2 साल का है, लेकिन अब इसको अमेंडमेंट करके 5 साल तक भी दिया जा सकता है इफ़ द गवर्नमेंट डिजायर्स। अब ऑर्डिनेंस ऐसे टाइम पर आया है जब सीबीआई और ईडी को अपोजिशन ऐसा एक्यूज़ करता है, जो सीबीआई और जो ईडी हैं वो बीजेपी के एलाइज हैं। तो इन सारी बातों के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और ऑर्डिनेंस आ गया, तो अपोजिशन को और ज़्यादा बात करने का मौका मिल गया कि वो और ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये रूलिंग गवर्नमेंट के एलाइज हैं। बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ग्लासगो पैक्ट साइन हुआ। अब उस ग्लासगो पैक्ट में पहले ये लिखा था कि फेज डाउन करना है कोल को। ठीक है, तो कंट्रीज एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट अडॉप्टेड द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट लेट ऑन सैटरडे आफ्टर इंडिया एंड चाइना। लेकिन फिर इंडिया और चाइना ने बोला कि यहाँ पर आप फेज आउट करने की बात मत करो, आप इसे फेज डाउन करने की बात करो, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, उसको अभी कोल बर्न करना पड़ेगा। तो इंडिया, चाइना एंड सेवरल अदर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, वेनेजुएला एंड क्यूबा ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रोविजन, जिसमें ये बोला गया था जो कंट्रीज हैं वो फेज आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोविजन था, एफर्ट्स टुवर्ड्स द फेज आउट ऑफ अनअबेटेड कोल पावर एंड इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। तो इसमें ये प्रोविजन था, लेकिन इंडिया और चाइना बाकी कंट्रीज ने इस प्रोविजन को चेंज कराकर, फेज आउट को चेंज कराकर यहाँ पर फेज डाउन करा दिया है। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ फेज आउट ऑफ कोल हैड बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन एनी डिसीजन एट अ climate change meetings. The UNFCCC refers to mitigation of GHG emissions from all sources। तो बेसिकली यहाँ पर UNFCCC, हमारा ऐसा कहना, जो UNFCCC है वो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को टारगेट नहीं करता है। तो आप क्यों एक पर्टिकुलर सोर्स को टारगेट कर रहे हो? तो हर कंट्री अपने नेट जीरो एमिशन पर अपने अकॉर्डिंग पहुंचेगा। आप एक ही जैसी अप्रोच सबके लिए यहाँ पर नहीं बोल सकते कि सबको इसी अप्रोच को फॉलो करना है। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ राइट टू देयर फेयर शेयर ऑफ द ग्लोबल कार्बन बजट। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास शेयर है कि वो अपना ग्लोबल कार्बन बजट को यूज़ करें। उसके अलावा वो फॉसिल फ्यूल्स रिस्पॉन्सिबल तरीके से खुद यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर खुद इतना विजडम है। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्टिल टू डील विद द डेवलपमेंट एजेंडास। तो हमारे जैसे कंट्रीज को अभी भी डेवलपमेंट एजेंडास को लेकर काम करना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है। तो ऐसे में हमें सब्सिडीज देनी पड़ेगी। तो सब्सिडीज की वजह से यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी और सपोर्ट यहाँ पर मिलता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एलपीजी के लिए सब्सिडीज देती है लो इनकम हाउस होल्ड्स को। तो यहाँ पर जब एलपीजी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो बेसिकली उससे क्या हो रहा है, उससे बायोमास बर्निंग कम हो रही है। इसके अलावा जो वुमेन की हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है, इंडोर एयर पोल्यूशन कम हो रहा है। तो हमें सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज पर हैं। तो बैक्ड बाय चाइना एंड मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया मूव्ड अ प्रपोजल टू अमेंड दिस प्रोविजन। तो यहाँ पर हमने बात की, जो फेज आउट है उसको आप बदलकर फेज डाउन कर दो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल एंड टू इंक्लूड अ रिकॉग्निशन ऑफ द डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर ज़रूरी है बाकी कंट्रीज़ के नेशनल सर्कमस्टांसेस को देखना है। यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तो हिस्टोरिकल एमिशंस कर लिए, आज उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, तो वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोल को पूरी तरीके से फेज आउट किया जा सकता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको अभी भी अपने यहाँ पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको आज भी सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है। द फाइनल प्रोविजन कॉल्ड अपॉन कंट्रीज टू एस्केलेट एफर्ट्स। तो अब जो प्रोविजन है फाइनल वो ये किया गया कि फेज डाउन करने की कोशिश करेंगे, फेज आउट की बात नहीं की गई है, फेज डाउन करने की कोशिश करेंगे कोल पावर और इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को। इसके अलावा मैनी कंट्रीज एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट। तो कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि इस कंसेंट को हमने क्यों डाइल्यूट कर दिया। बाकी ग्लासगो पैक्ट में सारी बातें की गई हैं। तो ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर बैड फॉर द एनवायरमेंट। फिर सारे ही फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए बैड है। तो आप सिर्फ कोल को ही क्यों सिंगल आउट कर रहे हो? तो फिर यहाँ पर नेचुरल गैस को भी इंक्लूड कर लो। तो सिंगलिंग आउट कोल विदाउट टॉकिंग अबाउट अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस इज नॉट द बेस्ट वे फॉरवर्ड।
बाकी इंडिया ने अपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स बता दी कि ऐसे आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हमें फेज़ आउट करना है कोल को, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी जनता है जो कि पॉवर्टी में रह रही है, तो हमें उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना है, उनकी जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पर हमें देना बहुत ज़रूरी है इनको सब्सिडीज़। अब एक और पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि $100 बिलियन मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी फ्रॉम 2025। तो इट ऑल्सो इनिशिएटेड डिस्कशंस ऑन क्वांटिफाइंग अ न्यू टारगेट कि यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस के लिए नया टारगेट होना चाहिए लगभग $100 बिलियन फ्रॉम 2025। अब यहाँ पर जो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है वो कोई भी ग्लोबल गोल नहीं है। फॉर एग्जांपल मिटिगेशन के लिए तो यहाँ पर ग्लोबल गोल है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रखने की कोशिश करेंगे और हो सके तो 1.5 डिग्री तक रखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। लेकिन यहाँ पर मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा टारगेट नहीं है। तो बट अ सिमिलर गोल फॉर एडेप्टेशन के लिए कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, यहाँ पर मिटिगेशन के लिए तो है। तो अनलाइक मिटिगेशन एफर्ट्स दैट ब्रिंग ग्लोबल बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स एडेप्टेशन से होते हैं वो बेसिकली लोकल और रीजनल होते हैं। तो लोकल और रीजनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोई एक एडेप्टेशन के लिए टारगेट होना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पर कोई भी एडेप्टेशन के लिए एक टारगेट नहीं बन पाया। तो देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एडेप्टेशन टारगेट्स कैन बी सेट एंड मेजर्ड। लेकिन यहाँ पर बात शुरू होने लगी कि यहाँ पर एक हमें एडेप्टेशन टारगेट हमारा होना चाहिए। तो उसके लिए बात शुरू होगी, जब एडेप्टेशन टारगेट बन जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आगे हम चलते हैं। अब ये जो रशिया है, रशिया ने S-400 की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम अब डिलीवर होना शुरू हो गया है। चाइना के पास पहले से S-400 है। तो इंडिया हैड बॉट द सिस्टम फॉर ओवर $5 बिलियन। तो लगभग हमने $5 बिलियन के में ये सिस्टम लिया है S-400। रशिया ने इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। रशिया हैज स्टार्टेड डिलीवरिंग द S-400 ट्राइम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। तो ट्राइम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और बाकी इसकी डिलीवरी शुरू होगी। हम बेसिकली इसको पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसी ही बात चल रही है, हम पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे इसको। तो द 400 इज अमंग द मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर चाइना के पास ऑलरेडी है और चाइना ने यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलॉन्ग डिप्लॉय भी कर रखा है। अब एक ये था कि जब हम अगर रशिया के साथ डील करेंगे तो जो USA है वो काटसा लगा सकता है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो बेसिकली काटसा में ये है कि कोई भी जो कंट्री अगर वो रशिया के साथ डील करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो US प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री रशिया के साथ डील कर भी रहा है तो वो इन सैंक्शंस के लिए वेव ऑफ कर सकते हैं। तो हो सकता है US प्रेसिडेंट इंडिया के लिए वेव ऑफ कर दें, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट अलाई बन चुका है US का इन द प्रेजेंट टाइम्स। और बाकी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये क्लियर कर दिया कि हमारी USA के साथ रिलेशनशिप अलग है और रशिया के साथ रिलेशनशिप अलग है। तो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड स्टेटेड दैट द इंडिया एंड द US हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इंडिया और जो रशिया है, तो इंडिया हैज़ अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द रशिया। तो हमारी दोनों के साथ ही पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और हम किसी एक के लिए दूसरे के साथ अपनी पार्टनरशिप नहीं खराब करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत बार आपने देखा होगा कि हर बार ऐसी न्यूज़ आती है जब भी 12th के रिजल्ट्स आते हैं कि गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज़। तो मतलब स्टेपल हेडलाइन बन चुकी है एट दिस पॉइंट आफ्टर ऑल ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। तो पिछले 15 सालों में ऐसा देखा गया कि गर्ल्स ने ही बेटर परफॉर्म किया देन बॉयज़। ऐसा क्यों है? इसका एक रीज़न इसमें यह बताया गया कि ऐसा क्यों है। अगर देखा जाए दिल्ली का यहाँ पर रिजल्ट, तो दिल्ली में बेसिकली इवनिंग शिफ्ट में स्कूल चलते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में भी स्कूल चलते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो स्कूल चलते हैं वो या तो गर्ल्स ओनली होते हैं या तो कोएड स्कूल्स होते हैं, और जो इवनिंग शिफ्ट में चलते हैं वो सिर्फ बॉयज़ ओनली स्कूल्स होते हैं। तो अ प्लान टू कन्वर्ट 92 डबल शिफ्ट स्कूल इनटू अ सिंगल शिफ्ट। तो पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बात कर रही है जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स हैं उनको भी यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। आउट ऑफ 1053 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स 297 और अराउंड जो 30% थे वो इवनिंग शिफ्ट में रन कर रहे थे। इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स फॉर बॉयज़ वो हिस्टोरिकल मिस्टेक। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स थे वो हिस्टोरिकल मिस्टेक थी, लेकिन उस समय ज़रूरी बेदा नेसेसिटी थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो हैविंग चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द इवनिंग इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जो थिंग्स है वो ऐसे वर्क नहीं करती हैं। तो इससे लॉस ऑफ चाइल्डहुड हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से जो बच्चे थे वो सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते होंगे, फिर शाम को वो स्कूल जाते होंगे। तो स्टडी इन इवनिंग स्कूल्स एंड अप हैविंग टू वर्क ड्यूरिंग द डे। और यहाँ पर कभी कभी जब पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं तो उन्हें इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती कि यहाँ पर अगर बच्चा दिन में काम करेगा फिर शाम को स्कूल जाएगा तो उसके अंदर वो एंथुजियाज्म या ज़ील नहीं होगा पढ़ने का। तो द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एट होम, पेरेंट्स कैंट हेल्प देम विद स्टडीज एंड सम ऑफ देम वर्क ड्यूरिंग द डे। फॉर देम टू देन कम टू स्कूल एंड शो जेन्यून इंटरेस्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो यहाँ पर बच्चा पूरे दिन काम करके उसके बाद शाम को पढ़ रहा है तो उसके अंदर वो जेन्यून इंटरेस्ट रह ही नहीं जाता है। इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स और ज़्यादा हर्डल्स को भी फेस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बात की गई है जो आपने डबल शिफ्ट कर रखी है इनको अब सब कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। एक स्टडी भी की गई थी जिसमें ये पता चला था
According to a study conducted by the researchers at MIT, when compared to their sisters, boys from disadvantaged families have higher rates of disciplinary problems. तो यहाँ पर जब disadvantaged family में ही compare किया गया था तो उनको ये पता चला था जो boys होते हैं disadvantaged families में उनके में higher rate of disciplinary problems देखा गया था, उनके achievement scores कम होते थे, इसके अलावा उनके जो high school completions थे वो भी कम होते थे. Evidence supports this is a causal effect of the postnatal environment. तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं. अब यहाँ पर स्कूल ये लोग बेसिकली शिफ्ट कर देंगे, इवनिंग शिफ्ट को मॉर्निंग शिफ्ट. बस ये थोड़ा सा अलग सा लगा तो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो इसमें भी था नहीं. अब यहाँ पर सीजीआई ने बोला है कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो स्पोक अबाउट द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या रोल है वेलफेयर स्टेट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की यहाँ पर इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है. और इंडियन की जुडिशरी इस बात को डिफाइन करती है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है. तो देयर इज़ नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंडिपेंडेंस एट द जुडिशरी एट ऑल लेवल्स. और यहाँ पर एक और बात बोली गई है, जो जुडिशरी है वो ग्रास रूट लेवल्स पर पहुँचनी चाहिए. तो चीफ जस्टिस एम्फेसाइज द नीड फॉर अ रॉबस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल्स. तो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल्स तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तभी एक हेल्दी जुडिशरी हो सकती है. इसके अलावा यहाँ पर हैव्स और हैव नॉट्स की अभी भी एक बहुत बड़ा स्टार्क डिवाइड है कि कुछ लोग हैं जिनके पास हैं लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो पॉइंटिंग आउट दैट इंडिपेंडेंट इंडिया इनहेरिटेड अ डीपली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी. तो हमने जो सोसाइटी इनहेरिट की है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स वो बहुत ही ज़्यादा डीपली फ्रेगमेंटेड है. कुछ लोगों के पास सब कुछ है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है. तो हैव और हैव नॉट्स यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कुछ लोग अभी भी पॉवर्टी, इनइक्विटी, डेप्रिवेशंस के साथ जी रहे हैं. डिस्पाइट आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, हम वेलफेयर स्टेट खुद को बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक नहीं ट्रिकल डाउन हो पा रहे हैं. एक और बात यहाँ पर बोली गई, जो जजमेंट्स हैं वो थोड़े सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए, तभी उनका एक ह्यूज सोशल इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जजमेंट्स जो हैं वो बहुत ही टफ तरीके से होते हैं कि नॉर्मली तरीके से उनको समझना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पर बात की गई जो जजमेंट्स होने चाहिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए ताकि इसका ह्यूज सोशल इम्पैक्ट हो. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर सदर्न स्टेट्स की कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू कंट्रीज़ की डेवलपमेंट. अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की दो डिमांड है. पहला ये कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है उसकी जल्द से जल्द पूरी सेंट्रल फंडिंग होनी चाहिए. तो एट द मीटिंग सीएम रेड्डी सॉट फुल सेंट्रल फंडिंग फॉर द पोलावरम प्रोजेक्ट. दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आप मुझे पढ़कर बताना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है. तो अब तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रह नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेट्स है वो डिमांड करते रहते हैं. तो ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड शाह टू अकॉर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू द स्टेट. तो आपको यहाँ पर कंडीशंस बतानी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हिली टेरेन होना चाहिए और भी जो भी कंडीशंस, तो आप मुझे बताना. आगे हम चलते हैं. एलेक्जेंडर जो हैं वो 323 BC में एलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी. उसके बाद ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो है वो उसके बाद पावर में आए थे, बट इट इज़ जनरली बिलीव टू हैव बीन आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ. तो यहाँ पर जो एलेक्जेंडर की डेथ के बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त पावर में आए थे, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है. तो एलेक्जेंडर डाइड इन 323 BC, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर हिज इंडियन कैंपेन. There is some debate among historians over when Chandragupta came to power, but it is generally believed to have been after Alexander's death. लेकिन यहाँ पर जो यूपी के सीएम है इन्होंने ये क्लेम किया है जो अलेक्जेंडर है इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था. तो हिस्ट्री नेवर टर्म्ड एम्परर अशोका और चंद्रगुप्ता मौर्य ग्रेट, बट इट टर्म्ड अलेक्जेंडर हु वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. लेकिन हिस्टोरियंस अभी क्लियर नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या सच में यहाँ पर अलेक्जेंडर को हराया था, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना जो चंद्रगुप्त पावर में आए थे वो अलेक्जेंडर के मरने के बाद आए थे. अब यहाँ पर एक बॉडी बनाने की बात की जा रही है, नीरा. तो नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होगी, ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगी. तो यहाँ पर नीरा बॉडी बनाने की बात की जा रही, ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो कि यहाँ पर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगी. जो नीरा है उसको हेड कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर यहाँ पर हेड करेगा. इससे पहले जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर नीरा बनेगी. तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, यहाँ पर नीरा बनाई जाएगी. और जो नीरा है वो एम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करेगी सारे ही रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. इसके अलावा ये नेबरिंग कंट्रीज़ और कंसर्न स्टेट के साथ भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी. तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी, कंसर्न स्टेट के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी. और भी इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के आ रहे हैं, तो ये उनको भी देखेगी. यहाँ पर और भी कुछ बातें बोली गई. जो नीरा है वो प्रोजेक्ट पावर है उसके पास कि वो फंड्स भी रेज कर सकती है इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑफ द प्रोजेक्ट. इसके अलावा जो बोरोड फंड्स है उसकी रिपोजिटरी भी इसके पास ही होगी. तो एक्ट्स एज द रिपोजिटरी ऑफ बोरोड फंड्स और मनी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट और लोन गिवन ऑन इंटरेस्ट. इसके अलावा ये सारी मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, फॉर एग्जाम्पल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. बिसाइड्स इट विल ऑल्सो हैव द मैंडेट टू कोऑर्डिनेट विद नेबरिंग कंट्रीज एज डायरेक्टेड बाय द. अभी
नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना होगा तो उसकी परमिशन भी इसको मिल चुकी है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा और द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल की भी पावर इसके पास कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल भी सेटअप कर सकती है फॉर द इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर एक बॉडी बनाई जा रही है नीरा, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो कि रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेगी। इससे पहले जो बॉडी थी वो थी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको अब रिप्लेस किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो बॉडी है ये फंड्स को भी रेज कर सकती है। इसके अलावा रिपोजिटरी का भी काम करेगी, दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी, कंसर्न स्टेट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी और स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बना सकती है किसी भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया। और नीरा जब ये बॉडी बनेगी तो उसके बारे में और भी इसके प्रोविजंस आएंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। वाई ग्लासगो डिसअपॉइंट्स, ये आर्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर पूरा अच्छे से डिफाइन है तो वहाँ पर हम देख लेंगे। बाकी यहाँ पर हैवी वेदर की बात की गई है। तो पहला तो एक जो ये प्रॉब्लम थी, जो कार्बन मार्केट्स हैं, तो इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स थे, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में ये था कि जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स होंगे बेसिकली वो बेच सकते हैं जिन कंट्रीज़ को चाहिए होंगे। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे इन्होंने अपने एमिशन टारगेट को अचीव करना ही बंद कर दिया क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि नहीं भी अचीव करेंगे तो कोई इनके ऊपर पेनल्टी तो लगने वाली है नहीं। तो जिसकी वजह से इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ के पास बहुत सारे यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स थे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे कार्बन क्रेडिट्स का हम करें क्या। अब यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में कार्बन क्रेडिट की बात तो हो रही थी लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कहना था कि आप इन वाले कार्बन क्रेडिट्स को मत यूज़ करो, अब नए कार्बन क्रेडिट्स अर्न करना उनको यूज़ करना। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ने बोला जो हमने इतने सारे फिर जो कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए वो क्या हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट ये किया गया है। तो इन अ मेजर कंसेशन टू इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील, द ग्लासगो अकॉर्ड अलाउज कंट्रीज टू कैरी फॉरवर्ड द क्योटो प्रोटोकॉल, कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अ 2 ईयर प्रोग्राम टू डिफाइन अ ग्लोबल गोल फॉर एडेप्टेशन, इसके अलावा यहाँ पर एडेप्टेशन की एक डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर 2 ईयर प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें डिफाइन किया जाएगा कि एडेप्टेशन के लिए क्या ग्लोबल गोल है। क्योंकि यहाँ पर मिटिगेशन के लिए तो डिफाइन कर दिया है गोल, लेकिन यहाँ पर एडेप्टेशन के लिए गोल होना चाहिए, उसको डिफाइन करने की बात की गई है। बाकी यहाँ पर जो फेज आउट को चेंज करा के फेज डाउन करवा दिया गया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो COP26 स्ट्रेस्ड इनटू एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज इंडिया, चाइना, ईरान, वेनेजुएला एंड क्यूबा रिजेक्टेड अ क्लॉज आस्किंग फॉर फेजिंग आउट। तो यहाँ पर फेजिंग आउट को हमने रिजेक्ट किया और हमने बोला यहाँ पर फेज डाउन होना चाहिए। बाकी ये हम एक्सप्लेन सेक्शन में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर इरूलास की बात की गई, तो इरूलास कौन है, तो अ शेड्यूल्ड ट्राइब हुज पॉपुलेशन इन द स्टेट इज जस्ट अराउंड 2 लाख। तो ये तमिलनाडु की ट्राइब है। तो यहाँ पर इरूलास आपको पता होना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब है। बाकी ये जय भीम मूवी के बारे में आर्टिकल है तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ था नहीं। यहाँ पर एक कोडावा है, तो कूर्ग और कोडागू एज इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड इज़ द टूरिस्ट डार्लिंग। तो वहाँ पे कोडावा लोग रहते हैं, उन्होंने बैन कर दिया कि उनकी वेडिंग्स में केक कटिंग नहीं होगी, साथ ही शैम्पियन का कोई भी कल्चर नहीं होगा। टू बैन द कटिंग ऑफ केक एंड ड्रिंकिंग ऑफ शैम्पियन ऑन कोडावा वेडिंग सेरेमनीज हेल्ड इन द प्रमाइसेस ऑफ द कोडावा समाजा। अब ऑथर ने बोला कि कल्चर को जो प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है कि यहाँ पर हम कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करें तो हमारे यहाँ जो वेडिंग्स होंगी उनमें यहाँ पर कोई भी केक वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी शैम्पेन जैसी चीज़ नहीं होगी। तो अभी हैं कौन कोडावास, तो हम देख लेते हैं। तो कोडावास एन एथनो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी जो कि ऑपरेट करते हैं आउटसाइड द प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू कल्चर। तो बेसिकली हिंदू कल्चर से बाहर ऑपरेट करते हैं, तो दे ऑपरेट आउटसाइड द प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू कल्चर, और डोमिनेंट कम्युनिटी है कोडागू में। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कोडावास क्या है। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला कि कल्चर कैसे इवॉल्व होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑथर है वो खुद कोडावा हैं, तो आई एम अ कोडावा एंड आई एम नाइदर केक कटर नॉर अ शैम्पेन ड्रिंकर। लेकिन जो कल्चर है क्या हम उसको प्योर बोल सकते हैं उसके बाद भी? हाउ मच कैन बी फिल्टर, हम कल्चर को कितना फिल्टर कर सकते हैं प्योर बनाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल टू द कमिंग ऑफ कॉफ़ी सम 150 ईयर्स अगो वाया ब्रिटिश। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो भी तो हमारा इनहेरेंट कल्चर नहीं था कोडावा कम्युनिटी का, वो तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। तो वॉट एग्जैक्टली इज कल्चर इन ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशन? तो पहली बात तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता चल रही है जो कल्चर है वो इवॉल्व होता रहता है, कल्चर सेम नहीं रहता है। It bothers me because most of my extended family in Kodagu small scale farmers find it difficult to make ends meet with their paddy and coffee cultivation। तो यहाँ पर जो कोडावा समाज के लोग हैं वो पैडी और कॉफ़ी कल्टीवेशन के बाद भी जो उनकी एंड्स है वो मीट नहीं हो पा रही, लेकिन उसके बाद भी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। बट डू नॉट टेक दिस अप एज मच एज दे टेक टू कल्चर, अ फैक्ट इवन मोर ट्रू फॉर द आउट ऑफ कोडागू सिटी बेस्ड फैमिलीज। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया जो कल्चर है वो एक स्टैग्नेंट नहीं होता, वो एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट होता है। और इवोल्यूशन ऐसा होना चाहिए बाकी जो और कम्युनिटीज़ है उनके साथ हारमनी बढ़े। इवोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी आप और कम्युनिटी से और ज़्यादा आपकी दूरियां बढ़ जाएं। तो इवोल्यूशन इज वर्किंग टुवर्ड्स हार्मनी एंड सम सेम्बलेंस ऑफ इक्वालिटी। तो ऐसा इवोल्यूशन होना चाहिए कि आप आगे बढ़ें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि
हिंदू कल्चर वो खुद को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की बात करता है और सारे कल्चर जो है उनको एसिमुलेट कराने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फैब इंडिया की बात की गई थी, जो फैब इंडिया है वहाँ पे जश्न रिवाज का वर्ड बस यूज़ कर दिया गया था और यहाँ पर जो कल्चर है ये बात होने लगी, जो कल्चर है वो हमारा हर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चर जो है हमारा ऐसे इवॉल्व होना चाहिए ताकि जो हारमोनी है वो और ज़्यादा बढ़े। यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की बात की गई है तो हम देख लेते हैं, तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उन्हें जाना जाता था। सिर्फ उन्होंने 25 साल की ज़िंदगी जी, लेकिन जो उन्होंने ज़िंदगी जी वो बहुत ही वेलियंट लाइफ जी, बहुत ही करेजियस लाइफ जी। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इन उलुहातू विलेज इन प्रेजेंट डे झारखंड, तो झारखंड में उलुहातू विलेज में हुआ था। जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने अपना ज़्यादातर जो चाइल्डहुड है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में बिताया इन अ ट्राइबल मुंडा फैमिली। उस समय ही जो ब्रिटिश राज था वो ट्राइबल्स में जाने लग गया था। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के यहाँ पर डीप जंगल्स में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। जो ट्राइबल्स हारमोनी विद नेचर के साथ रहते थे तो वो पूरी हारमोनी इन्होंने डिस्टर्ब कर दी। ब्रिटिशर्स एक फ्यूडल जमींदारी सिस्टम लेकर आ गए। छोटा नागपुर रीजन में इन्होंने जो ट्राइबल का कुंतकती एग्रीगेरियन सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पर जो ट्राइबल का सिस्टम होता है खुंतकती एग्रेरियन सिस्टम में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना लेकर आ गए, सेटलमेंट सिस्टम अपने लेकर आ गए यहाँ पर। फिर द अनरिलेंटिंग मिशनरी एक्टिविटी, उसके बाद फिर मिशनरी एक्टिविटी शुरू हो गई। यहाँ पर जो आदिवासी के रिलीजियस कल्चरल अथॉर्स थे उनमें इंटरफेयर किया जाने लगा। नहीं नहीं, आप हमारा कल्चर अडॉप्ट करो, हमारा रिलीजन अडॉप्ट करें, एज अ ब्रिटिशर का शुरू हो गया। जो बिरसा हैं, इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं वो आउटसाइडर्स को दीकूज बोलते थे। तो दीकूज ये वर्ड, इसको आउटसाइडर से एनिमीज को रेफर किया जाता है। बाकी आपको ये अग्रेरियन सिस्टम मैंने बता दिया, खुंदकती और यहाँ पे दीकूज। ड्यूरिंग द 1880s बिरसा क्लोजली विटनेस द सरदारी लड़ाई मूवमेंट। तो यहाँ पर 1880 में यहाँ पर सरदारी लड़ाई मूवमेंट हुआ था जिसमें बात की गई थी जो ट्राइबल राइट्स हैं उनको रिस्टोर करने की बात की गई थी। और यहाँ पर जो पिटिशंस भेजे जाते थे ब्रिटिशर्स को कि पिटिशंस लिख रहे हैं नॉन वायलेंट मेथड्स से, हम सोच रहे हैं जो ब्रिटिशर्स उनका मन परिवर्तन हो जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स का मन बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ पर ट्राइबल्स के बारे में एक भी नहीं सुनी। तो द जमींदारी सिस्टम सून रिड्यूस द ट्राइबल्स फ्रॉम द स्टेटस ऑफ लैंड ओनर्स टू दैट ऑफ लेबरर्स। तो यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम लेकर आए उसकी वजह से जो ट्राइबल थे, जो लैंड ओनर्स थे, वो धीरे धीरे लेबरर्स बन गए। यहाँ पर फोर्स लेबर के लिए एक वर्ड बोला गया वेत बिगारी, ये होता है फोर्स लेबर। फ्यूडल सेटअप की वजह से जो फोर्स लेबर वो और ज़्यादा बढ़ गया फॉरेस्टेड ट्राइबल एरियाज़ में। इसके बाद यहाँ पर जो बिरसा उन्होंने सोचा अब हम आदिवासीज़ का कॉस्ट मैं उठाऊंगा। तो फिर यहाँ पर बिरसा मुंडास ने आदिवासी के कॉस्ट की बात की। इन्होंने रिलीजियस डोमेन के ऊपर लाइट डाली। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइबल लाइफ और कल्चर में इन्होंने खुद ट्राइबल के कल्चर को यहाँ पर रिफॉर्म करने की बात की। At the same time, Bitsa worked to refine and reform religious practices, discouraged many superstitious rites. For example, यहाँ पर विच क्राफ्ट, तो यहाँ पर जो आदिवासी बिलीव करते थे विच क्राफ्ट में, उसके अगेंस्ट इन्होंने बात की कि आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई। तो बिरसा को इसके अलावा धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता था बाय हिज फॉलोअर्स, फादर ऑफ द अर्थ। बिरसा न्यू हु द रियल एनिमीज वाज। उनको ये पता था कि दीकूज के अलावा जो आउटसाइडर एनिमीज, जो मेन एनिमी है वो है यहाँ पर ऑपरेसिव राज। यहाँ पर ब्रिटिश राज है सबसे बड़ा यहाँ पर एनिमी। तो उसके बाद यहाँ पर इनको जेल में डाल दिया गया था। इन्होंने एक ग्रेट रिवोल्ट की बात की थी, उलगुलन। तो रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉल्स, तो यहाँ पर जो नॉन आदिवासीज और आदिवासी सब ने ही इनकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया, उलगुलन और रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव दीकूज। बिरसा ने लोगों को बोला कि आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं, और बिरसा ने इस बात का ध्यान रखा कि उसकी वजह से कहीं कोई कॉमन मैन तो हर्ट नहीं हो रहा है। इन डूइंग सो हाउएवर बिरसा वॉज केयरफुल दैट ओनली द रियल एक्सप्लॉइटर्स वर अटैक्ड एंड द कॉमन पीपल वर नॉट ट्रबल्ड। फिर बिरसा एक इमेज बन गए वाइटैलिटी और डिवाइनिटी की। सून उसके बाद उनको ब्रिटिश पुलिस ने कैप्चर कर लिया, उनको जेल में डाल दिया और जेल में ही उनकी डेथ हो गई जून 9, 1900 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आए थे, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। इसमें यह बोल दिया गया था, जो एक्ट है वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी ट्राइबल लैंड को यहाँ पर नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से आदिवासीज को एक ह्यूज रिलीफ मिला। और एक और बात की गई थी कि यहाँ पर जो फोर्स लेबर है, जो वेत बिगारी, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। तो ब्रिटिश रिजीम ऑल्सो टुक स्टेप टू एबॉलिश वेत बिगारी और फोर्स लेबर। अब भगवान बिरसा मुंडा कंटिन्यूज टू, आज भी यहाँ पर जो बिरसा मुंडा वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। 121 साल उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद भी वो आज लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो बाकी आई होप आपको समझ आ गया हो। और जनजाति गौरव दिवस जो है यहाँ पर नवंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाएगा, और नवंबर 15 को ही जो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी है। आपको यहाँ पर दीकूस पता होना चाहिए, वेत बिगारी पता होना चाहिए। बाकी जो अग्रेरियन सिस्टम है खुंदकती, ये थोड़ा पता होना चाहिए कि दीकूस क्या होते थे। बाकी वेद बिगारी क्या होता है। बिरसा मुंडा के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। बिरसा मुंडा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपने रिलीजन में भी कमी देखी, कि अगर उनके रिलीजन में कोई कमी है तो उसको भी रिफॉर्म करने की बात की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्राइबल रिलीजन में जो विच क्राफ्ट की प्रॉब्लम थी, एल्कोहल कंजम्पशन, तो उन्होंने इसमें भी रिफॉर्म की बात की। इसके अलावा उन्होंने मिशनरीज़ के अगेंस्ट बात की, और यहाँ पर जो भी लोग आए थे, एक्सप्लॉइटेटिव जो राज सिस्टम था जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्राइबल्स थे उनको यहाँ पर फोर्स लेबर्स बना दिया गया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। तो फाइनली यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जिसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि कोई भी ट्राइबल लैंड यहाँ पर नॉन ट्राइबल को पास ऑन नहीं किया जाएगा।
आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी एनिमल्स अगर ट्रांसफ़र होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क को 2 एशियाटिक लॉयन मिल रहे हैं तेलंगाना से, ठीक है, और तेलंगाना को उसके बदले में क्या मिल रहा है, तो तेलंगाना को यहाँ पर मिल रहे हैं रस्टी स्पॉटेड कैट्स यहाँ पर मिल रहे हैं तेलंगाना को। अब ये कौन रेगुलेट करता है जो एनिमल ट्रांसफर हो रहा है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ द इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो रेगुलेट करती है अगर यहाँ पर एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो भी एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पर उनको सेंट्रल जू अथॉरिटी रेगुलेट करती है, जो भी शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब ये रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में देख लेते हैं। जो रस्टी स्पॉटेड कैट है वो एंडेमिक है इंडिया श्रीलंका एरियाज में अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर। जो रस्टी स्पॉटेड कैट्स है वो स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट स्पीशीज है इन द वाइल्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द WPA एक्ट 1972। तो WPA में 1972 में आती स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट स्पीशीज है और ये एंडेमिक कहाँ है, तो इंडिया और श्रीलंका में एंडेमिक है। बाकी यहाँ पर जो नेशनल म्यूजियम है उसमें अब ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी केव देखोगे तो वहाँ पर 270 डिग्री उसका डिजिटली प्रोजेक्टेड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कि ये केव कहाँ पर लोकेटेड है, अभी आप केव के कौन से एरिया में हो। यहाँ पर बाकी LED स्क्रीन्स, ऑडियो, तो मतलब पूरी तरीके से इसका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कमू अलावा। ये क्या है कमू अलावा, तो 2006 में पेनिस्टार जो टेलीस्कोप है हवाई में, उसने कॉशी सैटेलाइट को स्पॉट किया था। ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट तो है जो कि सन को ऑर्बिट करता है, लेकिन उसके बाद भी ये अर्थ के क्लोज ज़्यादा है। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन एंड येट रिमेन्स क्लोज टू द अर्थ, इसका ही नाम यहाँ पर साइंटिस्ट ने कैमू अलावा रखा था। ये जो वर्ड है ये हवाईयन चांट का एक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है ऑफस्प्रिंग दैट ट्रैवल ऑन इट्स ओन। तो ये जो कमाऊ अलावा कहाँ का वर्ड है, तो हवाईयन चैंट का वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है ऑफस्प्रिंग जो खुद से ट्रैवल करता है, तो ऑफस्प्रिंग दैट ट्रैवल ऑन इट्स ओन। और ये माना जाता है ये जो है कैमो ओलावा ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो कि सन को तो ऑर्बिट करता है, लेकिन उसके बाद भी इट रिमेन्स क्लोज टू द अर्थ। जो एस्टेरॉइड है इसका साइज लगभग फेरिस व्हील के बराबर हो सकता है, बिटवीन 150 एंड 190 मीटर इन डायमीटर। तो ये सारी इसमें बात बोली गई। बाकी तो यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कभी ये वर्ड आ जाए तो ये क्या है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए क्या है। यहाँ पर हबीबगंज टू रानी कमलापति, तो यहाँ पर जो हबीबगंज भोपाल का रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल के करा जा रहा है रानी कमलापति। अब रानी कमलापति कौन थी, इसके अलावा जो हबीबगंज है वो हबीबगंज स्टेशन जो बना है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ बना, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन बना है। तो रानी कमलापति विडो थी निज़ाम शाह की। निज़ाम शाह और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती, तो गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो शी वॉज द विडो ऑफ निज़ाम शाह जो कि बिलोंग करते थे गोंड डायनेस्टी। इन्होंने गिनौरगढ़ जो कि भोपाल से 55 किलोमीटर दूर है, इन्होंने उसको यहाँ पर रूल किया था। निज़ाम शाह ने बिल्ड किया था फेमस 7 स्टोरीड कमलापति पैलेस इन भोपाल। उसके बाद कमलापति जो थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था बाई ड्राउनिंग हरसेल्फ इन द भोपाल लेक इन 1723। इन्होंने बहुत ग्रेट ब्रेवरी दिखाई, एग्रेसर्स को पूरी तरीके से फेस किया जब इनके हस्बैंड की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो ड्यूरिंग हर रेन आफ्टर हर हस्बैंड वॉज किल्ड, तो जब इनके हस्बैंड को यहाँ पर मार दिया गया तो उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई और एग्रेसर्स के अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने कदम उठाए। जो गोंड है लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ है कौन कौन से एरिया में, तो MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड उड़ीसा। जो रेलवे स्टेशन है उनको इनॉग्रेट किया जाएगा 19th सेंचुरी के जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन ही यहाँ पर जो स्टेशन है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा। और स्टेशन का नाम बदल के यहाँ पर कर दिया गया है कमलापति, रानी कमलापति। इससे पहले और भी बहुत सारे स्टेशन का नाम बदला गया। फॉर एग्जांपल मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था। अब ये नाम बदलते कैसे हैं, जो इंडियन रेलवेज हैं वो स्टेशन को ओन करता है, लेकिन जो बिजनेस है नेमिंग की वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो भले ही यहाँ पर जो रेलवे है वो ओन करता है, लेकिन जो स्टेशन का नाम बदलना है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो चेंज ऑफ स्टेशन नेम्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट इवन दो रेलवेज बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो रेलवेज यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, लेकिन जो स्टेशन का नाम है वो स्टेट सब्जेक्ट आता है। जो स्टेट गवर्नमेंट वो रिक्वेस्ट भेजती है होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री फिर अप्रूवल दे देती है। बीच में यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री को भी लूप में रखा जाता है और फाइनली यहाँ पर जो नया नाम है वो इशू हो जाता है। उसके बाद कोड बदल जाता है। फॉर एग्जांपल जब फैजाबाद जंक्शन हुआ करता था तो उसका कोड FD था, लेकिन जब यहाँ पर अयोध्या जंक्शन हो गया तो उसका कोड AYC हो गया। ऐसी रानी कमलापति के लिए पहले हबीबगंज स्टेशन था तो HBJ था, अब यहाँ पर रानी कमलापति हो गया तो RKMP हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया। बाकी आपको एक गोंड का ये पता होना चाहिए कि गोंड जो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहाँ का इनहेबिट करते हैं, तो MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड ओडिशा। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
मणिपुर वैली इंसर्जेंस डोरमेंसी एंड रिवाइवल। तो यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी, तो ये पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना वाली नहीं है, ये मणिपुर में है, जो कि चाहते हैं कि जो मणिपुर है, मणिपुर को भारत से अलग कर दिया जाए। तो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं बेसिकली, तो इन्होंने अटैक कर दिया है असम राइफल्स के कॉन्वॉय के ऊपर। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड द मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट हैव जॉइंटली क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सैटरडेज एम्बुश ऑफ एन असम राइफल्स कॉन्वॉय। तो इन्होंने असम राइफल्स कॉन्वॉय के ऊपर अटैक कर दिया। अब जो PLA वो कौन, हम ये देख लेते हैं। तो PLA 1978 में बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ N विश्वेश्वर। आफ्टर इट्स मेंबर्स से पहले एक UNLF नाम की बॉडी होती थी, तो वो भी यहाँ पर मणिपुर के लिबरेशन की ही बात करती थी। तो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, जो कि यहाँ पर मणिपुर के लिबरेशन की बात करती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ से PLA अलग हो गया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसमें से अलग हो गया। फिर यहाँ पर जो PLA वो बात करता है कि यहाँ पर मणिपुर को सेसेशन की बात करता है, मणिपुर के सेसेशन की फ्रॉम इंडिया। PLA ने यहाँ पर कुकी और नागा इंसर्जेंट्स को भी बोला था कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुकी और नागा इंसर्जेंट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। ये अभी भी जो ग्रुप है मेनली डोमिनेट होता है बाय द इम्फाल वैली बेस्ड मैतीय हिंदू सर्जन्स। तो मैतीय हिंदू सर्जन्स के द्वारा ही ये ग्रुप जो है अभी भी डोमिनेंट होता है। पहले ये जो PLA के कार्डर्स होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी बाय द नागालैंड NSCN एंड दे फॉलो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। तो बेसिकली लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। इनकी एक पॉलिटिकल विंग भी RPF, उन्होंने कैंपेन भी किया था उस समय मणिपुर में अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ बैंड एल्कोहल इन मणिपुर। लेकिन उसके बाद ये बीच में तो बहुत टाइम तक ये लोग ऐसे आए नहीं, लेकिन आज अचानक से इन्होंने अटैक कर दिया, पिछले 2 दिन पहले इन्होंने अटैक कर दिया। और भी बहुत सारे वैली ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर सेसेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल UNLF, PLA, KCP, KY, KL, प्रीपैक, MFLF अपार्ट फ्रॉम मैनी स्प्लिंटर ग्रुप्स फ्रॉम ईच। और ये जो ग्रुप्स हैं बेसिकली आसानी से ऑपरेट कर देते हैं आउट ऑफ म्यांमार। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मणिपुर है, यहाँ पर जो म्यांमार है, तो म्यांमार की हेल्प से ये लोग मणिपुर में अटैक करते हैं। तो ये सारी बात है कि अलॉन्ग द बॉर्डर ये लोग अटैक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपने बेसिस बना रखे हैं। कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप्स इन मणिपुर, द PLA हैज़ बीन वर्किंग आउट ऑफ म्यांमार। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो म्यांमार के साथ कोशिश कर रही है कि ये जो इंसर्जेंट्स हैं इनको हटाया जाए। तो द PLA हैज़ बीन वर्किंग आउट ऑफ म्यांमार अलॉन्ग विद अदर मैती ग्रुप्स विद नो सीज फायर एग्रीमेंट। इसके अलावा PLA के साथ इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है। इसके अलावा इस ग्रुप ने अभी तक पीस टॉक्स की भी बात नहीं की है। अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, बस हमें ये पता चल रहा है जो मणिपुर है उसमें अभी भी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो अभी भी बात कर रहे हैं कि उनको सेसेशन चाहिए, मणिपुर का सेसेशन होना चाहिए फ्रॉम द इंडिया। उसके अलावा म्यांमार की हेल्प से आसानी से यहाँ पर एक्सटॉर्शन चला लेते हैं, उसके अलावा कॉन्वॉय पर अटैक कर लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर म्यांमार के साथ मिलकर बेसिकली इंसर्जेंट्स का सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम COP26 की बात करेंगे। तो ग्लासगो मीटिंग 26 सेशन था, तो COP26 हुई, ग्लासगो में हुई। UNFCCC का यहाँ पर इसके अंदर ये सारे एग्रीमेंट्स हुए। इससे पहले ही UNFCCC के अंदर ही क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में, जो कि पिछले साल एक्सपायर हो गया। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ। अब पेरिस एग्रीमेंट के ही कुछ रूल्स को फाइनलाइज करने की बात की गई थी कि COP26 में कुछ रूल्स को फाइनलाइज किया गया जाएगा। मिटिगेशन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर कंट्रीज़ को बोला गया कि आपको अपने NDCs को अपग्रेड करना है। तो इंडिया ने भी 95 का टारगेट दिया, अपने NDCs को यहाँ पर अपग्रेड किया। दूसरी बात यहाँ पर ये बात की गई है जो कोल है उसको सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह कम करना है। तो आस्क कंट्रीज टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस यूज़ ऑफ कोल, और यहाँ पर जो इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ है फॉसिल फ्यूल में वो ख़त्म करनी है। एडेप्टेशन की, तो यहाँ पर अभी तक मिटिगेशन की बात होती थी लेकिन एडेप्टेशन की बात नहीं होती थी। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला गया कि लगभग आपको डबल द मनी प्रोवाइड करना है एडेप्टेशन के लिए 2025 से फ्रॉम 2019 लेवल्स। तो यहाँ पर आपको डबल मनी प्रोवाइड करना है, 2025 से आपको डबल मनी प्रोवाइड करना शुरू कर देना है। 2019 में सिर्फ ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सिर्फ $15 बिलियन ही दिए थे, जो कि 20% भी नहीं है जिसकी बात हुई थी। तो यहाँ पर एक और बात की गई कि ग्लोबल गोल एडेप्टेशन पे होना चाहिए। ग्लोबल गोल एडेप्टेशन पे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें हमारे पास मिटिगेशन के लिए तो ग्लोबल गोल है कि हमें 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर रखने की कोशिश करनी है, लेकिन यहाँ पर एडेप्टेशन के लिए कोई भी ग्लोबल गोल नहीं, तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और ग्लोबल गोल को डिफाइन करने में इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सारे कंट्रीज़ की एडेप्टेशन डिफरेंट होगी, लोकल और रीजनल होने वाली। फाइनेंस की बात की गई तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला लगभग $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ तो $100 बिलियन भी नहीं दे रहे हो। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, फाइनेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि ये जो एमिशंस हो रखे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एमिशंस यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही किए हैं। 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था कि लगभग 100 बिलियन एवरी ईयर देंगे 2020 से, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2025। अब पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया कि आपने 2020 से तो नहीं दिया, लेकिन 2025 से दे देना। बाकी लॉस एंड डैमेज की बात की गई है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है क्लाइमेट चेंज से वो होने वाले पुअर एंड स्मॉल कंट्रीज़ एंड द आइलैंड स्टेट्स। तो यहाँ पर जो पुअर और स्मॉल कंट्रीज़ आइलैंड स्टेट सबसे ज़्यादा उनको डैमेज होने वाला है, तो उनके लिए कोई एग्रीमेंट तो होना चाहिए कि उनको लॉस और डैमेज प्रोविजन तो होना चाहिए ना पेरिस एग्रीमेंट में कि इनको यहाँ पर जो भी लॉसेज होगा उसका यहाँ पर कॉम्पनसेशन उनको दिया जाएगा। लेकिन कोई भी अभी तक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बनाया ही नहीं गया उनको कॉम्पनसेट करने के लिए।
तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट है उसने ये बोला कि हम डायलॉग शुरू करेंगे इस बात में कि कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए जो कि यहाँ पर आइलैंड कंट्री को दिया जाएगा। हाउएवर द फाइनल एग्रीमेंट विच हैज एक्नॉलेज द डायलॉग हैज ओनली स्टैब्लिश्ड अ डायलॉग टू डिस्कस अरेंजमेंट्स फॉर फंडिंग ऑफ सच एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर बातें की गई है कि हम डायलॉग करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड स्टेट्स हैं, उनको कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ ये बोला गया कि हम डायलॉग करेंगे। कार्बन मार्केट का मैंने आपको बता दिया, जो भी इंडिया, ब्राज़ील, चाइना जैसे कंट्रीज़ के पास कार्बन क्रेडिट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ये कार्बन क्रेडिट्स हमने सोचा था हम क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर डेवलप कंट्रीज़ को बेच देंगे, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ ने ही अपना एमिशन का जो टारगेट है पूरी तरीके से उसको अबैंडन कर दिया था। तो कार्बन मार्केट जो था क्योटो प्रोटोकॉल में, फिर न्यू मार्केट पेरिस एग्रीमेंट में इस वजह से फंक्शनल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कहना था कि अपने ये जो आपके पुराने वाले जो क्रेडिट्स है वो यूज़ नहीं होंगे। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ वांटेड देयर अनयूज कार्बन क्रेडिट्स टू बी ट्रांजिशन, लेकिन हम चाहते थे कि जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स है आगे वाली मार्केट में यूज़ हो जाए। उसके बाद यहाँ पर पैक्ट में ये बोला गया है जो हम अपने कार्बन क्रेडिट्स है वो फर्स्ट एनडीसीज टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले सब्सिक्वेंट एनडीसी टारगेट के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो बेसिकली फर्स्ट एनडीसी टारगेट में हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे कार्बन क्रेडिट्स हैं वो यूज़ हो जाएं। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर फर्स्ट एनडीसीज दे दिए हैं 2025 तक, तो 2025 तक हम कोशिश करेंगे जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स हैं वो यूज़ हो जाएँ। बाकी यहाँ पर और भी एग्रीमेंट साइन हुए ऑन द साइड लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्राज़ील ने ये बोला है कि वो नेट जीरो टारगेट ईयर 2050 कर लेगा। चाइना ने बोला 2030 तक वो पीक पर चला जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पर एमिशन कम करने की कोशिश करेगा और नेट जीरो की तरफ बढ़ेगा। 100 कंट्रीज़ ने यहाँ पर साइन किया है मेथेन एमिशंस के ऊपर प्लेज कि लगभग 30% मेथेन एमिशन कम कर देंगे बाई 2030। बाकी यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को अरेस्ट करने की बात की कि डिफॉरेस्टेशन पूरी तरीके से हम 2030 तक खत्म कर देंगे। इंडिया ने ना मेथेन एमिशन वाला साइन किया, इंडिया ने ना डिफॉरेस्टेशन वाला साइन किया। बाकी यहाँ पर 30 कंट्रीज़ ने साइन किया डिक्लेरेशन पे कि हमें 100% जीरो एमिशन कार्स होनी चाहिए बाय द ईयर 2040। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं। यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के लिए एक मार्केट बता दिया गया कि जो कार्बन क्रेडिट है, आपके जो कार्बन क्रेडिट बचे हुए हैं, आपके पास इतने सारे कार्बन क्रेडिट्स हैं, आप फर्स्ट एनडीसी टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सब्सिक्वेंट एनडीसीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं उनके एनडीसीज 2025 तक हैं फर्स्ट एनडीसीज, तो यहाँ पर हम उनको तब तक के लिए बेच सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनको कॉम्पनसेशन के लिए कुछ जो भी प्रोवाइड होना था उसके लिए सिर्फ डायलॉग की बात की गई, कोई भी एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी अडेप्टेशन के लिए बात की गई कि अडेप्टेशन के लिए डेफिनेशन होनी चाहिए, जैसे मिटिगेशन के लिए डेफिनेशन है तो अडेप्टेशन के लिए डेफिनेशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी लोकल और रीजनल नीड्स बहुत ज़्यादा अलग है। अब यहाँ पर तालिबान जो हैं, यहाँ पर यूएस के जो भी वेपन्स रह गए थे तो तालिबान उन वेपन्स का यूज़ कर रहा है। तो तालिबान फोर्सेस ने एक मिलिट्री परेड की है और ये जो अमेरिकन मेड आर्मर्ड व्हीकल्स और रशियन हेलीकॉप्टर्स इन सब का डिस्प्ले कर रहा है और वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो इंसर्जेंट आर्मी से अब रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बन चुका है। तो पहले जो इनका अटायर होता था, आप इनका अटायर देख लो तो बिल्कुल रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी जैसा लग रहा है, तो बेसिकली दिखाना चाहते हैं। अब सीरिया में एक अटैक हुआ था, यूएस ने एक ड्रोन अटैक किया था, उसमें बहुत सारे सिविलियंस मर गए थे। तो बागूस स्ट्राइक वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलियन कैजुअलिटी इंसिडेंट्स ऑफ द वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट। तो यहाँ पर यूएस गया था इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने, वॉर कर रखी थी इसने अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट, लेकिन बेसिकली उस स्ट्राइक में ज़्यादातर यहाँ पर सिविलियंस की डेथ हो गई थी, लेकिन यूएस मिलिट्री ने कभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया है। तो लीगल ऑफिसर ने बात बोली, जो स्ट्राइक है बेसिकली पॉसिबल वॉर क्राइम है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि यूएस ने ऐसे कैसे कर दिया और इतने सारे यहाँ पर सिविलियंस को मार दिया अपनी स्ट्राइक में। अब यहाँ पर एक पोर्ट की बात की गई, तो हौदिया इज़ द मेन एंट्री पॉइंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एड इनटू येमेन एंड कंट्रोल ओवर दिस पोर्ट इज एसेंशियल फॉर एक्सेस टू सप्लाईज। बाकी आपको पता है हाउदी रेबल्स, तो वॉर येमेन में चल रहा है जिसको यूएन ने डिस्क्राइब किया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हाउदी ने हेल्ड कर रखा है यहाँ पर पोर्ट, फिर यहाँ पर सऊदी लेड मिलिट्री कोएलिशन जो है मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से जो क्राइसिस है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बस आपको लोकेशन आपको ये पता होनी चाहिए हाउदी रेबल्स कौन है, बाकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए होदेइदा क्या है। तो होदेइदा इज़ द मेन एंट्री पॉइंट फॉर इंपोर्ट्स एंड एड इनटू येमेन। तो येमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसी से सारी सप्लाईज आती हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सेबी के चेयरमैन ने ये बोला है कि अभी तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स उनको ये लगता है कि ये शेयर मार्केट सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, यहाँ पर कभी गिरावट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको इस बात का पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिस्क है। तो अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट थिंग द इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, तो उस रिस्क को लेकर कॉग्निजेंस होना चाहिए। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द इन्वेस्टर्स आर कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट दे आर इन्वेस्टिंग इन एंड ऑफ देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कि वो उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती नहीं, लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं और उनके बाद जब उनको नुकसान हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए उनको पहले से अवेयर होना चाहिए कि क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सेबी चेयरमैन स्टेटमेंट कम्स एट अ टाइम जब स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो अब ये
कितना ज़्यादा सस्टेनेबल इतनी वैल्यूएशन वो देखने वाली बात है, इसीलिए यहाँ पर अवेयर कराने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।